वही कर रहा है, तो यह तो गलत है। के बारे में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि आप कब क्या करेंगे ये किसी को कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और आपके बारे में मैंने एक चीज देखा है सर कि सत्ता को लेकर आप कभी भी उतने ये नहीं रहे कि मुझे सत्ता में कैसे भी बने रहना चाहिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2005 में प्रचंड बहुमत के साथ, और उसमें आपकी बड़ी भूमिका थी, विपक्ष के आप नेता थे, बड़ी भूमिका थी। लेकिन 2007 में आप नीतीश कुमार से अलग हो गए, फिर 9 में आए, फिर अलग हो गए, फिर 2014 में केंद्र में मंत्री बने, और फिर आपने बिहार सरकार की ही शिक्षा नीति पर सवाल उठा दिया, फिर आप केंद्र की सरकार से आपने इस्तीफा दे दिया। तो सर ये बगावती राजनीति क्यों है? क्यों आप सत्ता में जाते ही उसके विरोध में आ जाते हैं? देखिए, हम हमेशा मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर राजनीति में जनता के लिए हम कुछ कर पाएं, इस बात के लिए है ना। हम अपनी सुख सुविधा की चिंता करते हुए हमको कोई जगह मिल गई तो हम मान ले कि हो गया, तो हम कभी यह नहीं मानते हैं कि वहाँ पहुँच गए तो हो गया। वहाँ पहुँचना साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना। वहाँ पहुँचकर कर क्या रहे हैं, करने की क्या स्थिति है। तो उस रूप में अगर अपने को पाइए सत्ता में जाने के बाद कि हम जो कह कर आए हैं लोगों को, हम वह काम अगर कर पा रहे हैं तो उसी के लिए ठीक है, उसी के लिए आप आए हैं, कीजिए। अगर लगे कहीं कि नहीं इसमें कठिनाई हो रही है तो फिर वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। और यही सोचकर हमारे मन में यह बात हमेशा यही रही है, सत्ता को हमने कभी साध्य नहीं समझा। सत्ता साधन है, लोगों के हित की चिंता करने के लिए साधन है। साध्य तो लोगों का हित है जिसको करना है। तो सत्ता को क्योंकि हम साध्य नहीं समझते हैं, लक्ष्य नहीं समझते, इसलिए बार बार ऐसी स्थिति आई है। यह बात आप ठीक बोल रहे हैं कि कई बार वहाँ पहुँचकर भी, और कई बार ऐसी संभावना साफ साफ दिख भी रही थी कि हम रहें तो आराम से हम राजनीति अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए करने में कठिनाई समय समय पर जैसा कि हमने अनुभव किया, तो उसके आधार पर मुझको लगा कि रहना ठीक नहीं है, लोगों के बीच जाना चाहिए। तो इसलिए हमने कभी पद की चिंता नहीं की, चाहे राज्यसभा का मामला हो, मंत्रिपरिषद का मामला हो, या विधान परिषद। अभी भी हम थे विधान परिषद में मेंबर, तो हम छोड़कर वहाँ से चले आए। एक बात और बीच में आप उठा रहे हैं कि हम भारत सरकार में मंत्री थे तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर हमने सवाल उठाया। अब हम कितना सही थे या गलत थे अभी आप माप सकते हैं। जब हम 2018 में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभियान चला रहे थे, उस वक्त हमने एक पर्चा छपवाया था जिसमें 25 सूत्री डिमांड राज्य सरकार से हम कर रहे थे कि शिक्षा में यह परिवर्तन कीजिए तो बेहतर स्थिति शिक्षा की हो सकती है। उस पर्चा को उठाकर देखिए कि हूबहू जो हमने कहा राज्य की सरकार उसी को अभी लागू कर रही, हूबहू सारी चीजें। शुरुआत से देख लीजिए, टीचर के बारे में हमने कहा था कि जो टीचर बहाल हो गए हैं, पहले उनकी क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा, पहले उनको एसेस करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं पात्र कौन नहीं है, इसके लिए एग्जाम लेना चाहिए। हमने डिमांड किया था, राज्य की सरकार ने एग्जाम लेने की व्यवस्था की। हमने कहा अब टीचर लोग जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है, हमने उसी वक्त कहा था कि इस काम को कीजिए। तो कई चीज़ जो हमने लगातार उसमें, आप पर्चा को देखिएगा तो उसको सीधे राज्य की सरकार हूबहू लागू कर रही है। अभी एक एजेंडा हम लोग जब वाल्मीकि नगर में अभी शिविर कर रहे थे, अब से कुछ दिन पहले, उसमें हमने 14-15 सूत्री डिमांड एजेंडा के रूप में, पार्टी के एजेंडा के रूप में रखा था। तो एक तो सबसे पहला था जातीय जनगणना वाला, भारत की सरकार ने मान ही लिया, पहले से भी बात चल रही थी। हमने उसमें एक नई बात कही थी कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको जो 4 लाख रुपया कर्ज के रूप में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में सरकार देने का इंतजाम करती है, उसको बढ़ा करके 10 लाख करना चाहिए। उस वक्त कहीं चर्चा नहीं थी, लेकिन अभी राज्य की सरकार ने 2 दिन पहले फैसला कर लिया। तो शिक्षा के मामला में जो कुछ हम कह रहे थे राज्य की सरकार कर रही है, और कर रही है तो उसका लाभ भी अब धीरे धीरे मिल रहा है। उस वक्त और आज में शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर हम कहेंगे, जैसा कि हमने पहले कहा, कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसा विषय है जिसमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर यही जो बात आप सवाल उठाते हैं सत्ता में रहते हुए, ये एक मैं राजनीति में देख रहा हूँ कि अगर आप सत्ता में हैं, किसी सरकार के हिस्सा हैं, और अगर आप कोई उसे आईना दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें गड़बड़ है,
तो उस पर क्यों सवाल उठने लगता है? और ये अभी सेम ट्रेंड देखा गया है कि चिराग पासवान ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब सवाल उठाया तो वो सवालों के घेरे में आ गए। तो ये जो परिपाटी है कि अगर हम अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ उसे आईना दिखा रहे हैं, कुछ उसकी कमी बता रहे हैं, तो सवाल उठने लगते हैं। नहीं, लेकिन एक बात है, देखिए, हम अगर गठबंधन में हैं तो गठबंधन की मर्यादा का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विपक्ष की तरफ जो मर्जी हो हम बोलें। हमने जब जब कुछ बात कही है, जैसे शिक्षा वाली बात ही करें या और बात, हमने जब जब कोई सवाल उठाया है तो सिर्फ समस्या की चर्चा नहीं की, हमने उसका सॉल्यूशन भी बताया है कि भाई यह गड़बड़ी है लेकिन यह कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। समस्या का समाधान, सॉल्यूशन, उसके साथ हम बोलते रहें। अब सीधे हम कहते रहें कि नहीं सरकार में बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो हम विपक्ष में तो है नहीं, मर्यादा है, तो उस मर्यादा का पालन हमको करना पड़ेगा। कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है तो सॉल्यूशन के साथ बताएं। सॉल्यूशन के साथ इसलिए बताएं कि हमारी नीयत यह न हो कि हमारी सरकार है, इसमें परिवर्तन सरकार करेगी तो जनता को लाभ होगा। अब हम सॉल्यूशन कुछ बता नहीं रहे हैं और सीधे हम बोलते जा रहे हैं, तो ये तो विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष का काम अलग होता है और सत्ता में रहते हुए हम गठबंधन के ही पार्टनर हैं, तो हमारी मर्यादा होती है। उस मर्यादा कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा तो होना चाहिए, तो उस लक्ष्मण रेखा के भीतर बात कीजिए। लेकिन हाँ, जहां लगे जनता के हित में कि सॉल्यूशन के साथ हम कुछ बता रहे हैं तो बताने में भी नहीं चकना चाहिए। आपकी बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप बड़ी क्लैरिफाई चीज़ों को करते हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर बात बोलते हैं। अब सर आते हैं काराकाट में शौक लग गया लोगों को, और मेरा सवाल सहज सवाल है सर। काराकाट में आप गए सर, आप वहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, वहीं से आप जीते, फिर मंत्री भी बने, बहुत सारा आपने काम भी वहाँ पर किया, लोगों का एक्सेस आपके पास था। क्या ऐसी बातें हो गई कि काराकाट जीतते जीतते रह गए, और अब क्या ऐसा करेंगे ताकि उस तरह की गलती ना हो, उस तरह से कोई परेशानी ना हो? देखिए, उसका बहुत विश्लेषण बार बार करना मुनासिब नहीं है। हाँ, इस दृष्टि से हमने कुछ बात पहले भी कही है कि जो कुछ भी हुआ काराकाट में, और सिर्फ काराकाट में ही एनडीए नहीं हारा, काराकाट के साथ साथ उस फेज में जहाँ जहाँ चुनाव था, एक आध छोड़कर लगभग सभी जगह एनडीए हार गया। तो अब उस इलाके में जिस रूप में परिणाम आया एनडीए के खिलाफ, और अभी नहीं, इसके पहले संयोग ऐसा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उसी इलाके में एनडीए का सफाया हो गया था। तो 2020 का अभी 2024 में लोकसभा का परिणाम, इसमें क्या गड़बड़ी हुई, इस नज़र से उस गड़बड़ी का विश्लेषण हमको करना चाहिए कि आगे वैसी गड़बड़ी न हो। फिर हम कहेंगे कि समस्या के साथ सॉल्यूशन की बात। हम गड़बड़ी का विश्लेषण इसलिए, गड़बड़ी हम इसलिए ढूंढेंगे कि आगे वैसी गड़बड़ी नहीं हो, ताकि अब विधानसभा चुनाव में फिर कहीं उस तरह की गड़बड़ी हुई तो उसका नुकसान हो जाएगा। और लोकसभा तो पूरे देश भर के लिए चुनाव था, तो देश भर में ठीक है, कुछ इलाके में एनडीए के उम्मीदवार नहीं जीत पाए, फिर भी देश में सरकार बन गई। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें जहां खास करके शाहबाद का इलाका और कुछ मगध का इलाका, जहां पूरे तौर पे सफाया हो गया था एनडीए का पिछले चुनाव में, उसके बिना बिहार की सरकार बन सकती है क्या? वहां कंट्रोल करना जरूरी है, वहां एनडीए को जिताने की स्ट्रेटजी बेहतर बने, इसकी आवश्यकता है। हुआ अब सर आते हैं, क्योंकि चुनाव में मुद्दे एक से एक हावी हैं। फ्री बीज की एनडीए हमेशा विरोध में रहा है कि फ्री बीज की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। बीजेपी भी इसके विरोध में रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी कई बार ये बातें कही हैं। लेकिन अब देखिए कि फ्री बिजली हो गई, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसे बढ़ा दिया गया है, कल भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, युवा आयोग का गठन हो गया, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो हमने कहा है वो सारी चीज़ें जो है एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो है वो नकल कर रही है। तेजस्वी यादव जी को भी मालूम है कि कोई बोले, उन्होंने भी कुछ कहा होगा, बात ठीक है, लेकिन करने वाली यही सरकार है। तो सरकार कर रही है, उनके कहने से नहीं कर रही है। सरकार जो महसूस करती है उसके जनता की भावना के हिसाब से सरकार करती है। और फ्री बीज का जहाँ तक सवाल है, उसमें आप बिजली वाले विषय को थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ जो सरकार ने किया, रसोईया के लिए बढ़ा दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात हुई, इसको आप उस रूप में नहीं ले सकते हैं। यह तो लोगों के लिए ज़रूरी है। और बिजली का भी अगर सरकार उस रूप में सक्षम है कि हम लोगों को कुछ बिजली फ्री दे सकते हैं, तो फ्री बिजली देने से और कई तरह का लाभ हो जाता है ना, उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में बिजली लोग लेंगे
तो उनकी सुविधा बढ़ेगी, सुविधा बढ़ेगी तो काम करने की क्षमता लोगों में ज़्यादा होगी। छोटा छोटा जो लोग धंधा कर रहे हैं उनको लाभ मिल जाएगा, तो दूसरे रूप में स्टेट को फायदा हो जाता है। जीडीपी में कुछ न कुछ अलग से योगदान अतिरिक्त लोग जोड़ पाते हैं। तो इस दृष्टि से इसको देखिए तो बिल्कुल उचित किया है राज्य की सरकार ने, इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। चलते चलते सर मेरे 3-4 और सवाल हैं। अब 2-3 पीढ़ी हो गई है राजनीति की, अब नई पीढ़ी में देख लीजिए तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, अभी नए नवेले आ गए हैं प्रशांत किशोर। और परिवारवाद की राजनीति का हमेशा आपकी पार्टी आपने भी पहले विरोध किया है, नीतीश कुमार जी ने भी विरोध किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विरोध करते हैं, लेकिन इधर आपने निशांत कुमार को लेकर बयान दिया और फिर हुआ कि ये क्या है। तो सर मैं एक एक सवाल पूछूंगा। तेजस्वी यादव में क्या पोटेंशियल देखते हैं, सम्राट में क्या देखते हैं, चिराग जी में क्या देखते हैं, निशांत में क्या देखते हैं, और आना चाहिए कि नहीं निशांत को? नहीं देखिए, अब सबको एक साथ मिलाकर कुछ कहना, हम जनरल हिसाब से ही कहेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम है, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसके अंदर योग्यता है और राजनीति में आना चाहता है, तो हमारा संविधान तो कहीं यह नहीं कहता कि कोई व्यक्ति इसलिए राजनीति में नहीं आ सकता क्योंकि उसके परिवार का कोई व्यक्ति पहले से पॉलिटिक्स में, उसको कोई मना कैसे कर सकता है? मना करना मतलब संविधान के विरुद्ध बात करनी हो जाएगी, तो मना तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, उस तरह की योग्यता है कि नहीं, कॉम्पिटेंट है कि नहीं। अगर कॉम्पिटेंट है, वो किसी परिवार का हो, तो उसको आने में कोई बुराई नहीं है, आना चाहिए। अब लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? लालू जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी तो जो कहते हैं करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और लालू जी की अच्छी बात यह मुझको नज़र आती है कि आप लाख उनका विरोध किए रहिए, लेकिन चीज़ों को भूल जाएंगे, व्यक्तिगत विद्वेष नहीं रखते हैं। ये लालू जी में खासियत है। और नीतीश जी में खासियत है कि नीतीश जी हमेशा डेवलपमेंट की चिंता करते हैं। हमने कहा ना कि जिस 2005 के पहले लोग निराश था, नीतीश जी आए तो उम्मीद बढ़ी, तो उस उम्मीद को अभी तक बनाए रखे हैं नीतीश कुमार जी। यह खासियत है उनकी। खासियत है बिल्कुल। सर, आपने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम अगर उठाया जाता है तो साथ साथ सॉल्यूशन होता है। कितने आश्वस्त हैं अपनी सरकार की वापसी को लेकर, और क्या कुछ ऐसा आप चाहेंगे कि जो अभी तक नहीं हुआ है वो 2025 में फिर नीतीश कुमार अगर वापसी करते हैं तो वो होना चाहिए? देखिए, आने का जहाँ तक मामला है तो 100% एनडीए की सरकार आएगी, क्योंकि जनता चाहती है। हम कोई एनडीए की बात नहीं करें, हम पब्लिक की बात करें, हम लोगों के बीच रहते हैं, तो हर तरफ से। और आज तो ऐसा टेक्नोलॉजी सिस्टम आ गया कि आप ओपन है दुनिया, तो उसको देखकर हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सरकार एनडीए की फिर से बिहार में आएगी। फिर में भी काम करने की जरूरत है। चलते चलते मेरा अंतिम सवाल सर, मैंने देखा है कि आप जब एचआरडी मिनिस्टर थे, आपने बहुत ही ऐसे ऐसे माइलस्टोन वाले फैसले लिए जिसका दूरगामी अब असर दिखने लगा है। अगर सरकार वापस आती है और आपके अनुसार सरकार वापस आएगी, तो उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका होगी इस सरकार में? क्या आप चाहते हैं? नहीं, देखिए, भूमिका हमारी पार्टी एनडीए में है, एनडीए का पार्टनर है, तो हमारी पार्टी भी जो आगे सत्ता बनेगी उस सत्ता में मजबूत हिस्सेदार होगी, और मजबूत हिस्सेदार, ईमानदार हिस्सेदार के रूप में जनता के प्रति पूरे तौर पे लॉयल रहते हुए जो कुछ भी संभव होगा सरकार में हमारी भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया है, और चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए इनकी पार्टी भी तैयार है, और ये पूरी तरीके से आश्वस्त